नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात अमर उजाला के साथ और मैं हूं आपके साथ डिंपल सोई। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने न्यूरोसाइकोट्रिस्ट डॉक्टर सम्यक जैन जी। डॉक्टर साहब, अमर उजाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आज के समय में मानसिक रोग, चाहे वो डिप्रेशन के रूप में हो, चाहे नींद ना आना हो, तनाव हो, अवसाद हो, इन सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। लेकिन इनका कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, ये सामने से हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं का डॉक्टर साहब लंबे समय से इलाज कर रहे हैं और लंबा अनुभव डॉक्टर साहब का रहा है। तो आज हम इन्हीं पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत आसान भाषा में हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूरोसाइकोट्रिस्ट क्या करता है और न्यूरो से संबंधित बीमारियों को कैसे लोग समझें कि ये क्या होता है। देखिए, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मनोचिकित्सक हिंदी में बोलते हैं। जी जी। जो मानसिक बीमारियां हैं, जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, हम लोग उन बीमारियों से डील करते हैं। जी बिल्कुल। मानसिक बीमारियों से को अगर साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मानव व्यवहार से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेन को अगर हम दो हिस्सों में बांटें तो ब्रेन का एक पार्ट है हार्डवेयर और एक पार्ट है सॉफ्टवेयर। जी। हार्डवेयर यानी ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो डील करते हैं वो न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोफिजिशियंस होते हैं। और जो ब्रेन के सॉफ्टवेयर से डील करते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, जी जी जी। हमारी याददाश्त है, हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, कॉग्निशंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है ब्रेन का। तो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर्स ब्रेन के सॉफ्टवेयर से, व्यवहार से, भावनाएं, इमोशंस, थॉट्स, मेमोरी, कॉग्निशंस, ऐसी चीज़ों से डील करते हैं, वो न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट होते हैं और मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं। आपका दूसरा सवाल का भाग के मनोरोग क्या होते हैं? बिल्कुल। जो भी बीमारियां इंसान के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, यानी ब्रेन के सॉफ्टवेयर को प्रभावित करती हैं, वो सब न्यूरोसाइकियाट्री में मनोरोग के अंतर्गत आती है। जैसे आजकल ये लोग ये जो बीमारियां ये हमारे समाज में, हमारे देश में, विश्व में चरम पर हैं। जैसे डिप्रेशन की बीमारी, अवसाद की बीमारी, और छोटी-छोटी बातों पे तनाव, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, जितने भी सरदर्द हैं, उसमें सबसे कॉमन उसका कारण मानसिक तनाव होता है। इसे हम टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज, और माइग्रेन्स जो है, जितने माइग्रेन हेडेक होते हैं, उसका भी बहुत कॉमन कारण दबाव या तनाव, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सर दर्द का सबसे कॉमन कारण मानसिक तनाव, मानसिक रोग होते हैं। इस प्रकार की बीमारियां, जो नशे से संबंधित बीमारियां आजकल बहुत बढ़ गई हैं, वो बीमारियां मनोरोग के अंतर्गत आती हैं। याददाश्त से संबंधित बीमारियां, अनेक प्रकार के दौरे ऐसे होते हैं जो मानसिक तनाव से, स्ट्रेस की वजह से होते हैं, वो सब मनोरोग के अंदर आते हैं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, और फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत सीवियर लेवल पे होते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंसान का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, स्किज़ोफ्रेनियाज हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिसमें इंसान का पूरा व्यक्तित्व ही प्रभावित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे जितने क्रिमिनल्स होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार के पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखा जाता है, जिसे हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनको समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध कार्य करने में मजा आता है, अपराध करने में, हिंसा करने में, नियम तोड़ने में। तो वो इसलिए वो क्राइम के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। जब उनकी पर्सनालिटी को आप स्टडी करोगे तो जितने बड़े बड़े क्रिमिनल हुए उनमें सब में आपको एंटी पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो वो भी एक रोग है। अगर उनके माता पिता को जागरूकता होती है और अर्ली स्टेज में पहचान लेते तो वो शायद क्राइम की दुनिया में नहीं जाते। तो ये सब रोग मानसिक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आज की बात करें कि इन दिनों मानसिक रोग या मनोरोग कहें तो बहुत कॉमन हो गए हैं, तो ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं, या मतलब किस किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं मोस्ट कॉमन, कि या फिर ये जो बीमारियां हैं ये इन दिनों में क्यों बढ़ रही हैं, वर्तमान की बात करें तो हम? बहुत अच्छा प्रश्न है।
जैसे हम कहते हैं कि कुछ बीमारियां देश में एपिडेमिक प्रपोर्शन में बढ़ रही हैं, मतलब महामारी का रूप ले रही हैं, जैसे एक डायबिटीज की बीमारी है जी, और उससे भी ज्यादा मनोरोग हैं। आपको हर परिवार में एक या दो मनोरोग से पीड़ित, अलग अलग तरीके के पीड़ित व्यक्ति मिल जाएंगे। स्पेशली बच्चों में ये बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। पहले हमारे पास दिन में 1-2 बच्चे आते थे, अब हमारे पास 10-15 बच्चे आ रहे हैं रोज। अच्छा, तो इन बच्चों की उम्र को अगर इन बच्चों की उम्र 5 साल से लेके 15-20 साल तक की उम्र के अलग अलग फेज के बहुत छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा, तो इतनी अधिक ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आपने पूछा क्यों बढ़ रही हैं, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो है कि जो हमारा समाज में जो बदलाव आए हैं पिछले 1 या 2 दशक में जी, जो हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं पिछले 1-2 दशक में, उसकी वजह से ये बीमारियां बहुत बढ़ी हैं। पहले अगर हम अपने समाज की संरचना को देखें तो जॉइंट फैमिलीज होती थी। बिल्कुल है। उसमें चाचा चाची, दादा दादी और कजन्स, ये सब लोग होते थे। हाँ। बच्चा बड़ा होता था, इमोशनली इंटेलिजेंट बनता था, वो बहुत सारे लोगों के साथ रह रहा है, उनसे डील कर रहा है, परवरिश उन लोगों के सबके बीच में हो रही है। सबके बीच में होती थी। वो एक क्वेश्चन का भी काम करते थे, एक बफर का काम करते थे। बहुत सारी बात अगर वो अपने किसी माता पिता से नहीं कर सकता था तो वो अपने किसी चाचा से कर लेता था, और किसी कजन से कर लेता था, तो उस बहुत सारी चीजें उसे सीखने को मिल जाती थी। इमोशनली स्ट्रांग बनता था वो। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, ब्रोकन फैमिलीज हो गई हैं, तो बच्चे को भावनात्मक सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। माता पिता से मिलता है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में माता पिता ज्यादातर दोनों काम में बिजी हैं, तो उनके पास समय नहीं है बच्चे के लिए। तो बच्चे का शिक्षक ले दे के बन गया मोबाइल, और मोबाइल पे OTT है, इंटरनेट में कोई फिल्टर नहीं है, हर तरीके की उसको जानकारी मिल रही है, उसको कुछ पचा ही नहीं पा रहा है। OTT में ओवरडोज हो रही है, और हम उसमें देख रहे हैं बहुत सारी गलत चीजों का भी महिमा मंडन हो रहा है। क्राइम का महिमा मंडन हो रहा है, हिंसा का महिमा मंडन हो रहा है, और नशे की चीजों का महिमा मंडन हो रहा है। वो देख रहा है हीरो सिगरेट पी रहा है पूरी मूवी में, तो वो बच्चा, उसका कचरा मन है, वही गेन कर रहा है। एक बात। दूसरा, जो बहुत फास्ट पेस लाइफ हो गई है, लोगों के पास समय नहीं है टारगेट्स पूरे करने हैं, है ना, ऐसे सारे प्रोफेशंस हो गए हैं, तो उनको टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तनावग्रस्त जीवन शैली हो गई। पहले जीवन सरल था तो लोगों को तनाव बहुत कम होता था। पॉल्यूशन, हवा पानी बहुत साफ सुथरा था, सब्जियां, हवा पानी, ये सब चीजें थी, तो वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे खावे अन्न वैसा होए मन, तो उसका भी प्रभाव है। उसी पे मैं आने वाली थी कि क्या डाइटरी हैबिट्स भी बिल्कुल मैम, बिल्कुल नशे की चीजों का चलन बढ़ा है, फास्ट फूड का, प्रोसेस्ड फूड का, प्रिजर्वेटिव्स हैं, और उसमें कीटनाशक हैं, उन सब का मन स्थिति पे प्रभाव पड़ रहा है। और जो नशे की चीजें बढ़ी हैं, ये तो है ही, खैर इन सब का ये व्यवहार को बहुत खराब तरीके से प्रभावित करती हैं। ये जो कि ऑल टाइम हाई अभी आप देखा, बहुत सारी यंग जनरेशन में तो उसको मार्केटिंग ऐसे हो रही है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल मानो इसे, तो जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये सब कारण हैं, गलत लाइफस्टाइल और प्रतिस्पर्धा। बच्चों को आप देखिए कितना लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं पिछले 2 दशक में। बच्चा पहले बाहर खेलता था, अब बच्चे के पास बाहर निकलने के लिए टाइम ही नहीं है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, बेटा आप कितनी देर खेलते हो, तो कहते हैं नहीं हम जी पहले स्कूल जाते हैं, और स्कूल से फिर हमारे 2 ट्यूशन होते हैं, उसके बाद जो टाइम बचता है तो फिर हम फोन ही देखते हैं, या वीडियो गेम खेलते हैं, या फोन देखते हैं। तो बाहर तो बच्चा खेल ही नहीं रहा है। और आज से 2 दशक पहले आप देख लो तो बच्चा 2-2, 4-4 घंटे खेलता था। स्कूल्स में भी गेम्स के पीरियड में अब बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है। तो जो बाहर निकलने की जो एक्टिविटीज हैं इंसान की, जो खत्म हो गई हैं, बच्चों की भी और बड़ों की भी। बड़ों की इसलिए हो गई कि बड़ों के पास टाइम ही नहीं बचा अपने एक्सरसाइज करने का। तो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज का जो पतन हुआ है, जो कमी हुई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक रोगों का। तो क्योंकि स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज से वो हार्मोन्स रीजनरेट होते हैं जो इंसान के मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाते हैं। मूवमेंट है वो कम हो गया है, तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिससे हमारी मानसिक बीमारी बढ़ रही है। जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के व्यवहार में आप किस किस तरह के बदलाव देखते हैं कि वो उनकी एक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है, कि यदि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे में इस तरह के कोई लक्षण देख रहे हैं तो वो क्या इसको पहचान सकें? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि हम किस पॉइंट पे कहें कि हमें मदद की जरूरत है।
और ये बच्चों के लिए आपने स्पेशली पूछा, ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बड़ा हो चुका है, जो एडल्ट है, उसकी तो एक पर्सनालिटी जैसी भी बननी थी वो बन चुकी है। बच्चा एक कच्ची मिट्टी है, फॉर्मेटिव स्टेज में है। अगर हम बच्चों में हम आज से भी ये जागरूकता फैलाना शुरू करें तो हम बहुत सारे बच्चों का चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी एक हेल्दी बने ब्रेन से, माइंड से और शरीर से, वो बहुत जरूरी है। तो जैसे कुछ चेंजेस अगर माँ बाप बच्चों में देखें तो वो अलार्मिंग है और उनको एक मनोरोग विशेषज्ञ से, मनोचिकित्सक से या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। जैसे बच्चों में चिड़चिड़ापन रहने लग जाना, व्यवहार में, जैसे कोई बच्चे का व्यवहार वो देख रहे हैं बचपन से, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है 6 साल का, तो उनको माँ बाप ने देखा है उसका व्यवहार 6 साल से कैसा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 2, 4, 6 महीने से उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ रहा है, चिड़चिड़ा रहने लगा है या उदास रहने लगा है या एकाकी रहने लगा है, बहुत गुस्सा करने लगा है या हिंसात्मक हो रहा है, ईटिंग हैबिट्स, खाने की प्रवृत्ति उसकी चेंज हो गई है, एकदम से बहुत कम खाने लगा है या बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने लगा है, या पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अचानक से मार्क्स कम आने शुरू हो गए और जबकि कोई वातावरण में चेंज नहीं हुआ, तो फिर देखना पड़ेगा कि उसकी संगत कहीं कि उनको नोटिस कर रहे हैं उसको उस पे, है ना, तो और देखें उसके किस तरीके के दोस्त हैं, कहीं वो कोई नशे की चीज तो नहीं लेने लग गया है या किसी तनाव से तो नहीं गुजर रहा है, क्या स्कूल में उसके साथ ऐसी कोई इवेंट तो नहीं हुई, किसी ने उसे बुली किया हो या पढ़ाई का बहुत प्रेशर वो ना ले पा रहा हो। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज कुछ महीनों तक, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रहता है बच्चे में, क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन के लिए तो चेंजेस किसी में भी आ सकते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो अगर चेंज परसिस्ट कर रहा है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो एटलीस्ट माँ बाप को उस पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए और वो नहीं सुधार आ रहा है तो एक विशेषज्ञ से राय लेनी चाहिए। ओके, तो एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि बच्चों में भी कई बार होता है कि देर से बोलना सीखना या फिर बहुत चुप रहना, या फिर अगर घर में 4 लोग ज्यादा आ गए, क्योंकि जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि एकाकी परिवार हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है। एज अ डॉक्टर, एज अ साइकेट्रिस्ट, आप कैसे इनको देखते हैं कि क्या बच्चे अब भीड़ से या ज्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कि हम बात ही कर रहे थे पीछे, तो क्या इस तरह की भी समस्याएं आती हैं? बिल्कुल क्या आती हैं। अगर इस तरह का बच्चों के साथ पेरेंट्स को दिखता है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, इस पूरे सवाल के जवाब में जो एक शब्द है बहुत रिलेवेंट है, उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जी। आजकल पूरा समाज, परिवार बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने में लगा हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बना रहा है, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट बनाने में लगा हुआ है, एकेडमिकली इंटेलिजेंट बनाने में लगा हुआ है कि भाई बच्चा पढ़ाई में बहुत बढ़िया होना चाहिए, इसका एक ट्यूशन एक्स्ट्रा लगाओ, इसकी एक कोचिंग एक्स्ट्रा लगाओ, इसको 8th क्लास से नीट और जेई की प्रिपरेशन करवाओ, इसको 9th से करा दो, 8th से करा दो, है ना, मार्क्स बहुत बढ़िया आने चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज इसमें हम भूल जा रहे हैं कि एक जीवन की पाठशाला भी है। बिल्कुल। तो अगर बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बनेगा, अपने भावनात्मक रूप से स्ट्रांग नहीं बनेगा, तो वो कितना भी पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाए, वो जीवन की लड़ाई में हार जाएगा। बिल्कुल। पढ़ाई की लड़ाई में जीत जाएगा, जीवन की लड़ाई में हार जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है बच्चों में आज आप देख रहे हो कितने आत्महत्या के केसेस आ रहे हैं। कोटा का क्योंकि नाम बहुत ज्यादा है, वहां पे कोचिंग्स बहुत हैं, तो नाम हाईलाइट हो रहा है, वहां हर महीने मुझे लगता है एक बच्चा सुसाइड करता है। बिल्कुल। और ये तो बात है एक अलग फेज की, जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चे सिलेक्ट हो जा रहे हैं, आपने देखा होगा IITs में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे एम्स जैसे शैक्षणिक संस्थानों में सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भावनात्मक रूप से वो तनाव को झेल ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इतने इंटेलिजेंट हो गए कि IIT, JEE और एम्स जैसे एग्जाम क्रैक कर लिए, लेकिन वो जीवन की पाठशाला में क्योंकि पढ़े ही नहीं कभी, भावनात्मक रूप से तो जरा सा भी स्ट्रेस आया तो उसको वो झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वही है, एकाकी परिवार है, मोबाइल के साथ में जीवन कट रहा है, बाकी पढ़ाई में लग रहा है। तो दुनिया से कैसे व्यवहार करना है, दुनिया के तनाव से कैसे निपटना है, जो असली दुनिया है वो तो अलग तरीके से फंक्शन करती है। तो जीवन की पाठशाला में बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें। यहाँ मैं आपसे 2 मिनट की एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक स्टडी हुई है हार्वर्ड में।
हार्वर्ड ने देखा कि उनके पिछले कई वर्षों के जो टॉपर्स हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा इनको स्टडी करेंगे, अब इनका जीवन देखेंगे, हमारे बेस्ट क्रीम है हमारी। तो उन्होंने देखा, उनका जब जीवन स्टडी किया उन्होंने, कि वो पर्सनल लाइफ में उनके साथ बहुत सेटबैक्स हुए। और फिर उन्होंने कहा चलो पर्सनल लाइफ तो एक अलग चीज है, एक क्योंकि ये तो बहुत प्रोफेशनली इंटेलिजेंट है, हमारे टॉपर्स हैं ये, तो इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा किया होगा। तो टू देयर सरप्राइज उनको ये देखने को मिला कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो लीडर्स नहीं थे। बहुत सारे लोग उसमें भी सफर कर रहे थे, जबकि वो क्योंकि इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने पढ़ाई में इतना अच्छा किया, तो उनको लगा कि इन्हें तो बढ़िया करना ही चाहिए था। लेकिन फिर उसके कारणों पे जब रिसर्च हुई तो देखा कि वो उन्होंने दे वर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, दे वर इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट। तो उनका तालमेल दूसरों से बनाना, दुनिया से तालमेल बनाना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बना के चलना, एक लीडरशिप क्वालिटीज, एक दूसरों की सुनने की कला, माहौल में अपने आप को गोल मेल लेने की, ढालने की, वो फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, वो उनमें डेवलप ही नहीं हुई। तो वो ना ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कर पाए, ना वो पर्सनल लाइफ में अच्छा कर पाए। ज्यादा डिवोर्सेस, ज्यादा ब्रोकन मैरिजेस उनकी लाइफ में थी। तो इससे लगता है कि जो इतने अच्छे शैक्षणिक संस्थान के टॉपर्स थे, वो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस पे काम करते रहे। अगर वो जीवन की पाठशाला में भी थोड़ा पढ़ लेते तो वो लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर पाते। बिल्कुल है ना, और खुश रह पाते। देखिए अल्टीमेटली एम है खुश रहना, तो खुश रहना सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं आ सकता। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि खुश रहने का मतलब आदमी समझता है सिर्फ घर, गाड़ी, बंगला, पैसा और अच्छी नौकरी, ये सब है तो खुश है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपका सुकून और मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्टेट से आती है। अगर आपकी एक सही मन स्थिति है, मेंटल स्टेट है, आप जंगल में भी खुश रह सकते हो। और आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो आप एक 7 स्टार होटल में भी बैठ के रो सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो अल्टीमेटली स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। भावनात्मक दृढ़ता, भावनात्मक संबलता, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस की और मानसिक बीमारियों की। जी जी। लेकिन अगर आप देखो तो जितनी फिजिकल बीमारियां आजकल बढ़ गई हैं, द मदर ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉब्लम्स इज स्ट्रेस। वही मेरा अगला सवाल यही था कि क्या तनाव सारे मनोरोगों का कारण है? मनोरोगों का नहीं, शारीरिक रोगों का भी। जी जी जी। अगर आप आज पूछो कि डायबिटीज का सबसे कॉमन कॉज क्या है? तनाव। बिल्कुल है। कैंसर्स का सबसे कॉमन कॉज क्या है? तनाव। मानसिक प्रॉब्लम्स का सबसे कॉमन कॉज क्या है? है ना। जितने कैंसर्स, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, जितनी महामारियां हैं, अगर पेट की बीमारियां, उसका सबसे कॉमन कॉज स्ट्रेस है। आप इनके किसी भी स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि भाई स्ट्रेस इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। तो केवल मानसिक रोग ही नहीं, शारीरिक रोग भी तनाव की वजह से ही बढ़ रहे हैं। तो वही बात आती है कि तनाव को दूर करना आज के टाइम पे तो बहुत मुश्किल काम है। कि सुबह जिस समय आँख खुलती है, उसके बाद जब हम ऑफिस पहुंचते हैं या उसके बाद जब हम रात को घर पहुंचते हैं, तो वो एक तनाव के ही चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं कहीं ना कहीं पे। और घर जाके भी वो कम नहीं होता है। घर जाके भी चाहे वो बच्चों के साथ हो या वो हम अपने फैमिली के साथ हो, वो कहीं ना कहीं पे वहां नई चीजें निकल जाती हैं, तो वो तनाव में तो फंसे रहना ही है। लेकिन उसके बीच भी हम खुद को कैसे, अपने हेल्थ को सुरक्षित रखें, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, पूरा अमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा जीवन शैली में। लाइफस्टाइल अल्टीमेटली इज द आंसर, यू नो। कितने भी आप व्यस्त हो, कम से कम आधा या 1 घंटे का समय हर व्यक्ति अपने लिए निकाल सकता है। अगर मैं ये मानूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में उसको केवल आधा घंटा भी अपने लिए निकालना पड़े, वैसे वो इतना मुश्किल नहीं है। आपको बताऊं, स्क्रीन टाइम लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पर डे के होते हैं। उस स्क्रीन टाइम को अगर 1 घंटा या आधा घंटा कम करके, वो उस आधे घंटा, अगर मतलब सब खराब से खराब मान के चले आधा घंटा, है ना, आधा घंटा तो मुझे लगता है हर इंसान निकाल सकता है। जो हमारे देश के आप देखो सबसे बिजी व्यक्ति मोदी जी हैं। मोदी जी की भी ताकत का बहुत बड़ा राज योगा है। वो योगी हैं, वो योग और प्राणायाम करते हैं, इसलिए वो 4 घंटे सो के
18 घंटे काम करते हैं। तो ये समझ लें कि अगर 15 मिनट आप योगाभ्यास कर लें, 5 मिनट प्राणायाम कर लें, ओके, है ना, 10 मिनट आप वॉक कर लें, अगर इतना भी आप एक दिन में कर पा रहे हो, तो मैं आपको बताऊं बहुत सारी बीमारियों से, मानसिक तनाव से बच सकते हो। मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें डॉक्टर साहब की बात बहुत गौर से सुननी चाहिए कि अगर आप बहुत 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दिनचर्या में, तो कम से कम आधा घंटा निकाल सकते हैं, और आधा घंटा में भी आपको 15 मिनट से लेके 20 मिनट का जो मेडिटेशन है, योग क्रियाएं हैं, वो आवश्यक रूप से करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये तो हर इंसान कम से कम आधा घंटा तो हम क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है मैम, ये स्वास्थ्य में आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना। आप जितना प्रिवेंशन में इन्वेस्ट कर लेंगे, आपको इलाज में उतना कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल है। हम लाखों हजारों रुपए का इलाज में तो खर्च कर देते हैं, उसमें भी तो टाइम लगता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, वेट करते हैं, टेस्ट कराते हैं, हर चीज में टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है। अगर वो आधा घंटा रोज हम इन्वेस्ट करें, जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, SIP में करते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, इसमें करते हो, उसमें करते हो, FD कराते हो, आप जो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है आपका स्वास्थ्य, अगर आप अपनी इस कीमती दौलत में आधा घंटा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा लोगे अगर आप ये आधा घंटा अपने स्वास्थ्य में इन्वेस्ट कर लेंगे। और यही अगर आधे से 1 घंटा कर पाओ तो जीवन बदल जाएगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पास जितने मरीज आते हैं, मैं उनको दवाई लिखने के बाद हर पर्चे पे एक्सरसाइज लिख कर देता हूँ। एक्सरसाइज, वॉक, योग, प्राणायाम, जो भी कर सको, जिस चीज में मजा आ रहा हो। आधा घंटा बैडमिंटन खेल लीजिए, जिम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, डांस कर लीजिए, किसी भी फॉर्म में पसीना निकालिए, ओके, है ना, तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट सलाह आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं दे सकता। ये तो क्या यही रीजन है जो गांव के मोस्ट ऑफ लोग होते हैं वो ज्यादा हैप्पी होते हैं, बिल्कुल ज्यादा स्वस्थ होते हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ की आबो हवा साफ सुथरी है, वहाँ का इंसान मेहनत करता है। गाँव के मरीज को मैं एक्सरसाइज का सलाह नहीं देता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ खेत में काम करते हो, दबा के बुग्गी भरते हैं, गन्ने उठाते हैं, 20-20 किलो वजन इतने बढ़ते, पसीने में नहा जाते हैं। मैंने कहा बस तुम बीमार नहीं पड़ोगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो बहुत, फिर भी शहर के मुकाबले में बहुत कम है इस तरीके की परेशानियां गाँव में। तो क्योंकि उनकी जीवन शैली अभी भी बहुत अच्छी है, आबो हवा भी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, मनोरोगों की बात कर रहे हैं हम और गांव की भी बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ इंडिया में बात करें तो मानसिक रोगों को लेकर, मनोरोगों को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। किस किस तरह की भ्रांतियां आपको देखने में आती हैं कि अगर कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये मनोरोगी है या फिर मानसिक रोगी है, और वो झाड़ फूक के चक्कर में मोस्ट ऑफ लगे रहते हैं। तो आपके सामने किस किस तरह के ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं? जी, बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, मानसिक रोग किसी भी अन्य शारीरिक रोग जैसे ही होते हैं, बट हमारे समाज में अभी इनको बीमारी का ही दर्जा नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल जी। जैसे शरीर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उसका जो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है वो ब्रेन है। तो ब्रेन में भी कोई चीज हवा में नहीं चल रही अपने आप, उसके पीछे मैकेनिज्म है। तो जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, सोच है, विचार हैं, मेमोरी है, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में हार्मोन्स होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन इत्यादि हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। वो हमारी भावनाओं को, सोच को कंट्रोल करते हैं। इनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो सोच और मन प्रभावित होता है, तब इस प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, बाइपोलर, साइकोसिस, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो जैसे इंसुलिन की गड़बड़ी से ब्लड शुगर होती है, थायरॉक्सिन की गड़बड़ी से थायराइड होता है, ऐसी इन हार्मोन्स की गड़बड़ियों से मनोरोग होते हैं। लेकिन अगर शुगर है तो व्यक्ति दवाई लेता है, फिर भी हिंदुस्तान में भी, और थायराइड है तो दवाई लेता है। लेकिन अगर मन ठीक नहीं है तो वो लगता है कि ये तो, उसको लोग इस प्रकार की सलाह देते हैं, आप तो अखबार पढ़ा कर, सोचा मत कर, और ज्यादा सोचता है, ड्रामे कर रहा है ना, या तो इस पे कुछ, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इस पे कुछ ऊपरी का साया हो गया, भूत प्रेत आ गया इस पे, इसकी झाड़ तो बहुत ही कॉमन है ना। तो ये सब भ्रांतियां हमारे समाज में। अगर आप इस चीज को वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करो, वहां अभी इस चीज में लोग बहुत इवॉल्व हो गए हैं। वहां पे इवन पेट साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने, जो वहां पे पेट्स बहुत कॉमन है, हर घर में पालतू जानवर होते हैं, क्योंकि वो एकाकी परिवार है वहां पे भी, तो उनको भावनात्मक सपोर्ट एनिमल्स
से लेना पड़ता है, तो डॉग्स कैट्स बिल्कुल बहुत कॉमन है। वो उनकी भावनाओं को भी पहचान रहे हैं कि मेरा कुत्ता 2 हफ्ते से उदास है, तो वो पेट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेके जाते हैं। सेलिब्रिटीज अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रखते हैं वहाँ पे। जितनी वहाँ पे फेमस टीम्स हैं, चाहे वो क्रिकेट टीम्स हो, चाहे वो एथलेटिक टीम्स हो, चाहे वो बास्केटबॉल NBA वाले टीम हो, उनके पास पर्सनल साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं और उनको निदान कर ले रहे हैं बहुत अर्ली स्टेज में पहचान के। हम इस चीज को लेके अवेयर है, अलर्ट है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ अभी अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। यहाँ की बात करें, जैसे मेरठ की बात करें, दिल्ली या Tier 2 सिटीज की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि ये तो मैं मानसिक रूप से कमजोर समझेंगे लोग, मुझे पागल समझेंगे। बिल्कुल, ये तो 95% मानसिक रोगों में पागलपन का कोई चिन्ह नहीं होता है। वहां पर यही कह कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, तो लोग हमें पागल तो नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए, इतने सेलिब्रिटीज, आप इंडिया में भी आप देखें कितने सारे फिल्म स्टार सामने आ रहे हैं, खुल के अपनी बात कर रहे हैं कि हमको डिप्रेशन हुआ था, हमको बाइपोलर हुआ था, हमको एंजाइटी हुई थी, हमने हेल्प ली, हम बिल्कुल ठीक है। तो पागलपन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये कोई भूत प्रेत के होते हैं। ये बीमारियां होती हैं, जैसे शारीरिक बीमारी होती हैं, जैसे आप खांसी जुकाम बुखार को पहचानते हो। जिस दिन हमने ये इन बीमारियों को पहचानना शुरू कर दिया, उस दिन ये बहुत अर्ली स्टेज में बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारियां हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने इन बीमारियों को पहचाना ही नहीं, और वो 10-10, 20-20 साल से इनको झेल रहे थे, उदासी में जी रहे थे, अवसाद में जी रहे थे, तो फिर वो आए और 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते में ठीक हो गए। तो उन्होंने सोचा हमने कितने साल जीवन के बर्बाद कर दिए, इनको समझ ही नहीं हम पाए, हम क्या क्या करते रहे। लेकिन हमने पहचाना, हमें किसी ने बताया। तो वो ऐसे ही जो आपने बोला झाड़ फूक वाले में, मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न यूपी के आसपास के गांव के बहुत लोग मेरे पास आते हैं। अब क्या हुआ, किसी में इस प्रकार के लक्षण आए, उसका व्यवहार चेंज हो गया, वो अजीब तरीके की बात करने लगा, या किसी को वायलेंट हो गया, मारने लगा, तो लोग झाड़ फूक वाले के पास ले गए। किसी ने उनको बता दिया कि ऐसा हमारे किसी रिश्तेदार को भी हुआ था, तो हम डॉक्टर साहब के पास लेके गए थे। तो आपने किसी गांव में इस प्रकार के एक मरीज को ठीक कर दिया और उसको समझा दिया कि भाई ये तो बीमारी थी, देखो ये झाड़ फूक से नहीं ठीक हो रहा था, ये ठीक हो गया। तो वो आपने पूरे गांव को एजुकेट कर दिया। फिर उस गांव में किसी को भी ऐसी दिक्कत होती है, वो लेके आते हैं, वो बगल वाले गांव के मरीज को बताता है कि अरे नहीं, झाड़ फूक मत कराओ, वहां ले जाओ, ये बीमारी है। तो अब ये लोग पहचानने लगे हैं। बहुत सुधार आया है पिछले सालों में, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सुधार आने की गुंजाइश है। इंडिया में हम लोगों को इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा, मानसिक हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसे एक नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जैसे हम खांसी जुकाम बुखार के बारे में बात करते हैं, ऐसी हमें एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, और वो भी उतनी आसानी से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल है जी। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन और उदासी की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों में फर्क है? बिल्कुल मैम, उदासी तो एक इमोशन है, एक भावना है जो किसी में भी हो सकती है। आप भी कभी उदास हो जाते हो, थोड़े टाइम के लिए उदास हो सकता है, मैं भी हो जाता हूँ, आप भी हो जाते हो, तो फिर क्या वो डिप्रेशन है? नहीं, वो डिप्रेशन नहीं है, है ना? डिप्रेशन तब है जब हम लगातार उदास रह ही जा रहे हैं। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक उदास महसूस कर रहा है लगातार 2 हफ्ते तक, वो ठीक ही नहीं हो रहा है अपने आप से। जैसे जो नॉर्मल उदासी होती है, जो हम सबको होती है कभी कभार, किसी घटना की वजह से हो जाती है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो 2 हफ्ते तक से अधिक लगातार चल रहा है, और उसके साथ में उस व्यक्ति को में जो मुख्य सिम्टम होते हैं, मन उदास रहना, किसी कार्य को करने का मन न करना, तो फंक्शनैलिटी भी प्रभावित हो जाती है। जो हम नॉर्मल उदास होते हैं तो हम अपना काम फिर भी करते रहते हैं, चाहे उदास मन से करें, लेकिन आमतौर पे अपना काम छोड़ के नहीं बैठते, या कभी छोड़ भी देते हैं तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन डिप्रेशन में जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है अवसाद से, वो उदास रहेगा, वो अपना कार्य नहीं करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब ये है कि उसका अंदर से मन ही नहीं करेगा। जो चीजें वो एंजॉय करता था पहले, जिसमें उसे मजा आता था, किसी हर एक का अपना अपना कोई शौक होता है, वो सब उसमें उसका मन हट जाएगा, वो नहीं करेगा वो काम। और ऐसा 2 हफ्ते से अधिकतर अगर रहेगा तो वो डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। और ये भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो सकती है। अगर हम माइल्ड स्टेज में से ठीक नहीं करें तो ये और बढ़ेगा और ये बहुत सीवियर हो जाएगा। जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो फिर डिप्रेशन का, जैसे मैंने बताया, लक्षण लो मूड, उदास मन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनर्जी। इसके बाद फिर
आइडियाज ऑफ गिल्ट, ग्लानि की भावना आने लगती है, हर चीज में नेगेटिविटी की सोच आने लगती है। और जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो फिर इंसान को लगता है कि होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं बची, तब उसे आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। हाँ, वही, बिल्कुल। तो इस स्टेज पे आके लगता है कि सीवियर स्टेज, इट्स बेटर टू क्विट। बिल्कुल, सीवियर स्टेज में वो विचार इतने स्ट्रांग होते हैं खुद को खत्म कर लेने के, जब उसको लगता है अब जीवन में कोई आशा नहीं है, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, और वो सब पैथोलॉजिकल है। वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा सुसाइड अपने चरम पर है, इतने केसेस सुसाइड के आपको देखने को मिल रहे हैं कि वो, अगर हम उसको, डिप्रेशन को माइल्ड या मॉडरेट स्टेज में कंट्रोल कर लेते तो वो सीवियर तक नहीं जाता और बहुत सारे सुसाइड के केसेस बच सकते हैं। दूसरा, जितने लोग दुनिया में सुसाइड करते हैं वो ये बात किसी ना किसी से जाहिर जरूर करते हैं, लेकिन वही, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है हमारे समाज में, तो हम उसको मजाक में टाल देते हैं। कई बार हमने कहते हैं यार, किसी मित्र ने या रिश्तेदार ने कहा कि भाई मेरा तो मन करता है अब इतना परेशान हो गया कि मर जाऊं, तो उसे कई बार मजाक में कहते हैं तो जब मर जा, है ना। जबकि जितने लोग सुसाइड करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट सभी कभी ना कभी इस बारे में बात करते हैं किसी से। अगर वो उस बात को उस वक्त सीरियसली ले लिया जाए तो किसी की जीवन बच सकता है। ऐसे ही डिप्रेशन को अर्ली स्टेज में पहचाना जा सकेगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप देख रहे हो अपने किसी निकट संबंधी में कि ये चेंजेस आ रहे हैं, ये तो बड़ा खुश मिजाज रहता था, ये ऐसा हो रहा है, तो उसको फालतू की सलाहें देने के बजाय उसे डॉक्टरी हेल्प, उसको बीमारी समझ के दिलवाएं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग बैठे हैं आराम से, शांत हैं, लेकिन कुछ कुछ बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं जी। और या फिर उठ ही नहीं रहे हैं, जाएंगे जाके बेड पे सो जाएंगे, चादर तानी सो गए और कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्टेज अगर 2 हफ्ते तक दिखती है तो क्या उनको कुछ दवाइयों के सहारे हम लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर हम इसको बहुत अर्ली स्टेज में पहचान रहे हैं तो हो सकता है दवाई की भी जरूरत ना पड़े। डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत साइकोलॉजिकल इलाज है। तो अच्छे जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनसे अगर हेल्प ली जाए तो अर्ली स्टेज में बहुत कम दवाई से या ऑलमोस्ट बिना दवाई के भी हम डिप्रेशन और एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। बहुत ये ट्रीटमेंट बहुत साइंटिफिक और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर स्टेज ज्यादा हो गई, मॉडरेट या सीवियर हो गया, तो हमें दवाई की जरूरत पड़ेगी। और दवाई प्लस साथ में साइकोलॉजिकल इलाज, काउंसलिंग, उससे ये दिक्कत काफी जल्दी ठीक हो जाती है। और दूसरी बात हम करते हैं, जैसे कई बार होता है कि बहुत अचानक से रोने का मन कर जाना, अचानक घबराहट होना, तो ये क्या पैनिक अटैक होता है या एंजाइटी अटैक होता है? ये दोनों में क्या फर्क है, ये भी हमें बताइए। एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक प्रकार की घबराहट की बीमारी होती है। एंजाइटी इज फियर ऑफ, इरेशनल फियर ऑफ अननोन, मतलब एक इरेशनल फियर है जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, घबराहट बन रही है, हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, और ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। ये एंजाइटी की फीलिंग्स होती हैं। तो ये अगर लगातार बनी हुई है किसी इंसान में, कभी कभी तो एंजाइटी सबको होती है, स्टेज पे बोलने से पहले होती है, एग्जाम में होती है, इंटरव्यू में होती है, वो नॉर्मल एंजाइटी है। लेकिन अगर ये लगातार ही बना हुआ है तो इंसान को घर से निकलने में डर लग रहा है, लिफ्ट में जाने में डर लग रहा है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। और वो भी एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। दवाइयों के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कारगर इलाज मौजूद है, तो वो ठीक हो सकता है। कभी कभी एंजाइटी बहुत सीवियर होती है, जिसे हम पैनिक अटैक बोलते हैं। पैनिक अटैक में कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा फील होता है कि अब तो जान ही नहीं बचेगी, अब तो दिल का दौरा पड़ जाएगा, अब तो मर जाएंगे। तो ऐसी वाली फीलिंग आती है, उसमें सीवियर घबराहट होती है, उसे पैनिक अटैक बोलते हैं। पैनिक अटैक वाले मरीज आमतौर पे सीधे आईसीयू में चले जाते हैं, इमरजेंसी चले जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, फिर जांच होती है तो सब कुछ ठीक पाया जाता है। तो फिर पता लगता है कि अंडरलाइंग एंजाइटी है। वही एंजाइटी को अगर हम अर्ली स्टेज में कंट्रोल कर लें तो पैनिक के चांसेस कम हो जाएंगे, या पैनिक अगर हो भी रहा है तो भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो वो आसानी से ठीक हो जाता है, उसमें जान को खतरा नहीं होता है। एट अ टाइम अगर किसी को महसूस होता है कि ये पैनिक अटैक है, वो पहचान रहा है कि ये पैनिक अटैक है या एंजाइटी अटैक है, तो क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा टिप्स है? इसके साइकोलॉजिकल
ट्रीटमेंट होता है, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिना दवाई का अगर उस वक्त हो ही रहा है तो डीप ब्रीदिंग टेक्निक होती है। ओके। रुक के एक जगह बैठ के गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस ले, और तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर वो करे उस टाइम पे तो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में एंजाइटी पैनिक को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कुछ औषधियां ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो पैनिक के टाइम पे ऐसे जो एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके अपने पास रखते हैं, मुंह में घुलने वाली गोली होती है, उसको मुंह में रख के तुरंत एंजाइटी अटैक ठीक हो जाता है। तो बिना दवाई की भी टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं और दवाई वाली भी टेक्निक्स हैं, तो दोनों से लाभ मिलता है। जी जी डॉक्टर साहब, एक और चीज अभी जो मोस्ट ऑफ अभी देखने में आती है कि नींद बहुत ज्यादा लोगों की कम हो गई है, नींद के घंटे कम हो गए हैं, चाहे वो स्क्रीन टाइम बढ़ा है या फिर काम के घंटे बढ़े हैं, लेकिन नींद प्रभावित हो रही है किसी ना किसी तरीके से। तो नींद को पूरा कैसे करें और नींद किस तरीके से हमारे व्यवहार में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, नींद जो है वो दिमाग को चार्ज करने की औषधि है। जैसे आप पूरा दिन मोबाइल यूज करते हो, रात में चार्जिंग पे लगाते हो, अगर आपने पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल किया, रात को आपने चार्जिंग पे लगाना भूल गए तो अगले दिन आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे दिमाग को नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो एक हीलिंग प्रोसेस होता है ब्रेन के लिए भी और बॉडी के लिए भी। तो नींद, अच्छी नींद जो है वो 1000 बीमारियों से बचा सकती है आपको। और आजकल जो एक बहुत बड़ा कारण मानसिक बीमारियों के बढ़ने का है वो सही नींद ना पूरी हो पाना है। तो सही नींद ना पूरी होने के अनेक कारण हैं, जिसमें मानसिक रोग एक बहुत कॉमन कारण है। जब आप एंजाइटी में होते हो, जब आप तनाव में होते हो, जब आपके दिमाग में कुछ सोच चल रही होती है, तो सबसे पहले जो चीज प्रभावित होती है वो नींद ही होती है। और ऐसे में अगर इंसान को अच्छी नींद आ जाए, आधी बीमारी अच्छी नींद से ही ठीक हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं, डॉक्टर साहब बस सुला दो तो मैं आधा तो ऐसे ठीक हो जाऊंगा, नींद ही नहीं आ पा रही इतने दिनों से। तो सही नींद के का भी जो उपाय है वो लाइफस्टाइल में ही छुपा हुआ है ना। तो क्या नींद नहीं आने की वजह से कई तरह का सरदर्द भी हो सकता है, जैसे माइग्रेन भी उनमें से, अगर हमने पीछे बात हालांकि नहीं की है, तो माइग्रेन भी क्या इसी वजह से भी हो सकता है? बिल्कुल मैम, देखिए माइग्रेन के 3-4 मुख्य कारण होते हैं। एक तो तनाव, खाली पेट रहना, लोग पता लगा कितना जल्दी है, नाश्ता करके नहीं गए, कई घंटे खाली पेट रह रहे हैं, या ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच स्किप हो गया, वो एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन का, खाली पेट रहना। तीसरा, सही नींद ना पूरी होना, वो भी बहुत बड़ा कारण है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड। तो इसमें जो चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं, जिससे मुझे लगता है बहुत सारे माइग्रेन को हम होने से पहले ही बचा सकते हैं, वो सही नींद है और सही खान पान और सही समय पर खान पान। एक चीज बोलते हैं हम स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बिना दवाई का नींद का इलाज है। अगर हम स्लीप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो अच्छी नींद आएगी और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। स्लीप हाइजीन में क्या चीजें हैं, जैसे एक सही सोने का टाइम फिक्स करें। आप क्या कर रहा है आज का इंसान, पूरे दिन तो काम करके थका हुआ आया और उसके बाद मोबाइल लेकर लेट गया। फोन हमेशा जगाता है, टीवी हमेशा जगाता है, बुक हमेशा सुलाती है। हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे लोगों को सलाह देता हूँ कि सोते टाइम एक बुक लेकर लेट जाइए, 5 मिनट में सो जाएंगे। अगर मोबाइल की रील देखने लग गए तो घंटा कहाँ निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो मोबाइल नींद को खा रहा है, तो बहुत बड़ा शत्रु मोबाइल भी है। और तो एक सही समय, एक समय आप निश्चित कर लीजिए, जैसे किसी का 10 बजे निश्चित कर लिया, उस वक्त मोबाइल को ऑफ करके दूर रख दीजिए अपने से। पहला तो ये। दूसरा, जो सोने का स्थान है वहां पर सिर्फ सोना है। अब हमने ये देखा है वहां पर इंसान खा भी वहीं रहा है, टीवी भी वहीं देख रहा है, काम भी वहीं बैठ के कर रहा है, होता है ऐसा भी। तो ऐसा नहीं करना है। जो अपना बेड है उसे इन सब चीजों से दूर रखना है। वहां पर सिर्फ सोने के लिए जाएं तो आपको लेटते ही नींद आएगी। ठीक, वो आपका लर्निंग हो जाएगी, ब्रेन की लर्निंग हो जाएगी ऐसी। तो सही समय निश्चित करना, सोने का स्थान का उपयोग सिर्फ सोने के लिए करना, वो जगह कंफर्टेबल और शांत होना, उस जगह पर मोबाइल का इस्तेमाल ना करना, वहां टीवी का इस्तेमाल ना करना। दूसरा, खाने और सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि आपने मान लीजिए 10 बजे खाना खाया और खाना खा के लेट गए, तो आपके शरीर में फिर जो डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है वो हमारी नींद को खराब करती है। हल्का, रात को हल्का भोजन लें, सोने से 2 घंटे पहले लें तो बहुत अच्छी नींद आएगी। गरिष्ठ खाना जितना लेंगे उतनी आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, आप रात भर सो नहीं पाओगे, बेचैन घूमते रहोगे।
और लाइट एक्सरसाइज दिन में अगर हम अच्छा व्यायाम करें, शारीरिक रूप से अपने को थकाएं, तो हमें रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि शहर में सबसे अच्छी नींद जो है रिक्शे वाले को आती है, क्योंकि वो डिवाइडर पे भी आपने देखा होगा गहरी नींद में सो रहा होता है, इधर से ट्रक निकल रहे हैं, उधर से ट्रक निकल रहे हैं, आपको अपने बेड पे नींद नहीं आ रही, वो बेचारा डिवाइडर पे भी सो रहा है बीच में, क्योंकि उसने दिन भर मेहनत थका हुआ है, वो सोचने का उसको टाइम ही नहीं मिला, वो लेट ही सो गया, तो मोबाइल उसके पास है नहीं। तो ये सब स्लीप हाइजीन की चीजें हैं, और योग प्राणायाम तो हेल्प करता है। तो अभी जैसे एग्जाम का टाइम है, तो बच्चों में एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उस स्ट्रेस को कैसे कम करें? वो पेरेंट्स को भी है और स्टूडेंट्स को भी है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? एक्सपेक्टेशंस का ग्राफ कम करना पड़ेगा। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा IAS, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, ना बनना चाहता है। बच्चे का टैलेंट पहचाने, बच्चे की क्षमता को पहचाने, उसे अननेसेसरी दबाव में न डालें। मेरे पास जितने मानसिक समस्याओं से पीड़ित बच्चे आते हैं, उनमें बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम बनना तो म्यूजिशियन चाहते थे, लेकिन पापा चाहते हैं इंजीनियर बने, पापा चाहते हैं डॉक्टर बने, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, पापा को डॉक्टर बनाना था, पापा ने सपना देखा हुआ था। अपने सपने बच्चों पे ना थोपे, उसको उसका टैलेंट पहचाने, उसकी क्षमता पहचाने, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन के बोझ में बच्चे को ना दबाएं। अगर तेंदुलकर के पिताजी उसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा देते तो कभी तेंदुलकर नहीं बन पाता। तो एक तो ये बात है। दूसरा, एग्जाम्स में बच्चों से को मेरी सलाह है कि मार्क्स के पीछे ना भागें। अब कंपटीशन का जमाना है, अब मार्क्स का बहुत महत्व नहीं रहा है, नॉलेज के पीछे भागें। जो बच्चा नॉलेज के लिए पढ़ाई करेगा वो हमेशा तनाव से बचा रहेगा। जो बच्चा मार्क्स के लिए पढ़ाई करेगा वो तनावग्रस्त रहेगा, और जितना आप स्ट्रेस में रहोगे उतना खराब आपका परफॉर्मेंस अपने आप ही हो जाएगा, है ना। आपके अगर 99% मार्क्स आए, लेकिन आपने नॉलेज बेस्ड पढ़ाई नहीं की, आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। आपके 80% आए, आपको थॉरो नॉलेज है, आपने कंपटीशन क्रैक कर दिया, आप राजा बन गए। तो नॉलेज के लिए पढ़ाई करें, मार्क्स के लिए ना पढ़ाई करें, अपना टैलेंट पहचानें। माँ बाप से और टीचर्स से भी यही गुजारिश है कि बच्चों को अननेसेसरी दबाव में ना डालें, बच्चे को सपोर्ट करें, बच्चे की क्षमता और कमियों को भी पहचानें, उसी तरीके से आगे बढ़ाएं। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज जमाना है स्किल सीखने का। आपने देखा कि अगर पियोन का एग्जाम हो रहा है, उसमें लाखों इंजीनियर्स और PhD होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल जाता है। ये कितनी जगह आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। और अगर वही इंसान, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था पेपर में कि जो 5 टॉप मोस्ट प्रोफेशन अभी हो गए जिनको बड़े अच्छे प्लेसमेंट मिल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, स्किल ट्रेनिंग को इवन इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इंडिया में भी मिल रही हैं। तो स्किल बेस्ड पढ़ाई करें। और यहाँ पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा जो मैं मेरे दिल के बहुत नजदीक है। हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चे को उसका बचपन जीने दें, बच्चे का बचपन ना मारें, बच्चे को नेचुरल तरीके से दुनिया की जीवन की पाठशाला में डेवलप होने दें। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन बिना दबाव के। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज का सेशन। ये आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और मानसिक रोग, मनोरोग, ये कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये काउंसलिंग के जरिए, इलाज के जरिए सही किया जा सकता है, कुछ दवाओं के जरिए सही किया जा सकता है। जरूरत है तो अवेयर होने की, जागरूक होने की और डॉक्टर तक पहुंचने की, मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, अमर उजाला पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।